नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है। मैं ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से हूँ। दोस्तों, आज हम व्लादिमीर मेग्रे की रचना एनेस्थीसिया के बुक के पार्ट 2 की ओर बढ़ रहे हैं और चैप्टर 11 जिसका शीर्षक है एनेस्थीसिया एडवाइस या एनेस्थीसिया की सलाह, जिसमें एनेस्थीसिया ने हमें बताया है कि हम एक बीज को किस तरह से चिकित्सक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो उनका यह छोटा सा शीर्षक भी वही है, चिकित्सक के रूप में बीज। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एनेस्थीसिया ने लेखक से कहा, मानव द्वारा लगाए गए प्रत्येक बीज ब्रह्मांड की जानकारी की एक विशाल मात्रा अपने अंदर रखते हैं और यह जानकारी मानव द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु की तुलना से नहीं हो सकती, चाहे वो आकार में हो, परिणाम में हो और सटीकता में हो। और इन आंकड़ों की मदद से बीज को पता चलता है कि वो नीचे उसे कितने मिली सेकेंड में उगना है या बढ़ना है, पृथ्वी से इसे कौन सा रस लेना है, आकाश से पिंडों की किरणों का उपयोग कैसे करना है, जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारों, बीज से क्या विकसित करना है और किस फल को आगे लाना है या अपने अंदर खिलाना है। इन फलों से मनुष्य के जीवन में बनाए रखने के लिए बनाया गया है और इन फलों को इस तरह बनाया गया है कि वर्तमान और भविष्य की किसी भी निर्मित दवाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली रूप से यह फल मानव शरीर की किसी भी बीमारी का मुकाबला करने और उसे समझने में सक्षम है। लेकिन इन सब के लिए बीज को मनुष्य की हर एक परिस्थिति की पल पल की जानकारी होनी चाहिए, ताकि परिपक्व होने की प्रक्रिया के दौरान वह अपने फल तक यह सब जानकारी रूपांतरित कर सके, जो यह एक विशिष्ट व्यक्ति की विशिष्ट बीमारी को ठीक होने में उपयोग होने में जो पदार्थ उस तक पहुंचाना है, उसकी जानकारी फल तक पहुंचा सके। और यही एक सही बीज की प्रवृत्ति और खासियत होती है। आगे एनेस्थीसिया कहती है, एक ककड़ी, टमाटर या किसी अन्य पौधों के बीज को एक भूखंड में उगाए जाए, किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए उगाए जाने के लिए हमें निम्न कदम उठाने की आवश्यकता है। कोई भी फल का रोपण करने से पहले उसके बीज, अगर वो फल के बीज छोटे छोटे हों तो 2 से या अधिक, या बड़े हों तो सिर्फ एक, उसको अपने मुंह में, जीभ के अंदर कम से कम 9 सेकंड के लिए रखना है। उसके बाद उस बीज को धीरे धीरे अपनी हथेलियों पे पकड़े रखना है, कम से कम 30 सेकंड के लिए। और इस दौरान यह महत्वपूर्ण है कि हम उस ज़मीन में, जिस ज़मीन में हमको उसके बाद रोपण करना है, नंगे पांव खड़े रहें। अब ध्यान से धीरे धीरे हम हथेली को खोलकर इसमें धीरे धीरे अपनी गर्म सांसें छोड़ें। इस तरह पूरी प्रक्रिया करने के बाद यह बीज पूर्ण रूप से हमसे संबंधित या उस विशिष्ट व्यक्ति के संबंधित सारी जानकारी ग्रहण कर लेता है, जो उस विशिष्ट व्यक्ति में उपयोग होने के लिए, उस तक और उसकी बीमारी में उपयोग होने के लिए जो जानकारी है। अब हम आगे की प्रक्रिया के तौर पर इस बीज को अगले 30 सेकंड के लिए पकड़े रखेंगे। और यह इसलिए करना है क्योंकि यह बीज अब खगोलीय ऊर्जा, अपनी सांसों से एक तरह से हम उस बीज को खगोलीय ऊर्जा दे रहे हैं और इस तरह से बीज अपनी जागरूक अवस्था में आने के समय निर्धारण कर लेगा और इन सब में उसकी मदद ग्रहण करते हैं। इस अंश को प्रकाश देने के लिए और उत्पादन करने के लिए हम बीज को रोपते हैं और किसी भी परिस्थिति में अभी हमको इस बीज में पानी नहीं डालना है, कम से कम 3 दिन तक।
क्योंकि ऐसा करने से जो बीज के अंदर हमारा लार लगा हुआ है और वो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है और जिसमें हमारी सारी हमसे संबंधित सारी जानकारी है वो धुल जाएगी। 3 दिन के बाद हमें इसके अंदर पानी डालना है। रोपण की प्रतिक्रिया के लिए हर सब्जी के लिए एक अलग अलग दिन निर्धारित है, जिसे पुराने ज़माने के लोग चंद्र कैलेंडर में करके करते थे। आगे एनेस्थीसिया कहती है, पानी के अभाव में बीज को उस जगह से हटाकर दूसरी जगह में लगाना अच्छा विचार नहीं है। यहाँ तक कि अंकुर निकलने के बाद आसपास की घास फूसों को काटना नहीं चाहिए, उससे कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एनेस्थीसिया के अनुसार ये जंगली घास फूसों का भी अपने आप में एक अलग ही महत्वपूर्ण और अस्तित्व है। जहाँ कुछ जंगली घास फूस हमारे पेड़ को बीमारी से बचाते हैं और ज़रूरी रसायन पहुँचाते हैं, वहीं कुछ दूसरे घास फूस उस तक आकाश से और ब्रह्मांड से और पृथ्वी से ज़रूरी जानकारी पहुँचाते हैं। इस तरह की रोपण की प्रक्रिया करने के बाद वह बीज उस मनुष्य के बारे में पूरी जानकारी ग्रहण कर लेता है। आगे एनेस्थीसिया कहती है, पूरे खेती के दौरान पौधों से संवाद करना एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कम से कम इसकी विकास अवधि के दौरान तो एक बार, और पूर्णिमा के दौरान इसके आसपास रहना, इसको छूना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एनेस्थीसिया का कहना है कि इस तरीके से बीज से उगाया गया फल जो व्यक्ति इसकी खेती करता है और सेवन करता है, न केवल उसकी शारीरिक बीमारी को दूर करने में सक्षम है, बल्कि मानसिक और आंतरिक शांति देने में भी सक्षम है और यौवनावस्था को बहुत दिन तक बनाए रखने के लिए भी उपयुक्त है। और उसके फल का प्रभाव तब तक दिखेगा जब तक हम फल को काटने के बाद या तोड़ने के बाद इसकी खपत को या इसको हम 3 दिनों के अंदर व्यवहार कर लेंगे। आगे एनेस्थीसिया कहती है, उपयुक्त चरणों को बगीचे के भूखंड के विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियों के लिए लिया जाना चाहिए। इस तरह से खीरे टमाटर की पूरी पंक्तियां लगाना आवश्यक नहीं है, बस कुछ पौधे पर्याप्त हैं। इस तरह से उगाए जाने वाले पौधों का फल केवल स्वाद में ही नहीं, उसी प्रजाति के अन्य पौधों से अगर विश्लेषण किया जाए तो देखा जाएगा कि उनके अंदर मौजूद रस और पदार्थ की भी दृष्टि से अलग है, जिनमें वे शामिल हैं। रोपाई लगाते समय खुदाई वाले छेद की गंदगी को उंगलियों से और नंगे पाँव की उंगलियों से नरम करना आवश्यक है। लेखक कहते हैं, जब उन्होंने प्रश्न किया कि नंगे पाँव क्यों, उसका उत्तर देते हुए एनेस्थीसिया ने और उसकी जानकारी देते हुए कहा, जब कोई व्यक्ति नंगे पाँव जमीन में चलता है तो उसके पसीने के द्वारा जो विषैले पदार्थ उसके शरीर से निकलकर मिट्टी में मिलते हैं, उसके द्वारा उस व्यक्ति की शारीरिक बीमारी की पूरी जानकारी रोपाई के समय ली जाती है और वे इसे फल तक पहुंचाते हैं, जिससे वे बीमारी का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। एनेस्थीसिया ने समय समय पर रोपाई वाले भूखंड में नंगे पांव चलने की सलाह दी। किस प्रकार के पौधों की खेती करनी चाहिए, इसका जवाब देते हुए एनेस्थीसिया ने कहा, अधिकांश बगीचे भूखंड में मौजूद एक ही किस्म काफ़ी पर्याप्त होती हैं, जैसा कि रसबेरी, काले अंगूर, आंवला, खीरा, टमाटर, जंगली स्ट्रॉबेरी, सेब के पेड़, मीठा या खट्टा चेरी, और फूल भी बहुत अच्छे होते हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस किस्म की कितने पौधे हैं या उनकी खेती का क्षेत्र कितना बड़ा है। एनेस्थीसिया आगे कहती है, कुछ निश्चित पौधे हैं जिसके बिना पूर्ण ऊर्जा वाले सूक्ष्म जलवायु की कल्पना करना मुश्किल होगा। उनमें से एक सूरजमुखी का पौधा है, जिसका कम से कम एक पौधा होना आवश्यक है। 1, 1.5 या 2 वर्ग मीटर का अनाज, उदाहरण के लिए राई या गेहूं भी होना चाहिए, और जंगली बढ़ती जड़ी बूटियों के लिए कम से कम 2 वर्ग मीटर का एक द्वीप छोड़ना सुनिश्चित करें, जो कि मैन्युअल या खुद मानव द्वारा नहीं लगाए जाते हैं। यदि आपने अपने ढांचा के आसपास उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा है, तो आप जंगल के मैदान से ला सकते हैं और इस तरह से
इसका प्राकृतिक विकास कर सकते हैं। लेखक कहते हैं, मैंने एनेस्थीसिया से पूछा, क्या भूखंड में इन निश्चित पौधों को लगाना जरूरी है? अगर वहाँ कुछ जंगली जड़ी बूटियाँ पहले से ही आसपास हो। और उसके बाद एनेस्थीसिया ने जो उत्तर दिया वो यह है, यह केवल पौधों की विविधता नहीं है जो महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी है कि वो पौधे लगाए कैसे जाते हैं। उनके साथ सीधा संचार उन्हें अपनी ज़रूरत की जानकारी की अनुमति देता है। मैंने आपको रोपण एक तरीके के बारे में पहले से ही बता दिया है, वह मूल है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रकृति के छोटे से हिस्से को जो कि आपके चारों तरफ है उसको अपने बारे में जानकारी देना। इसके बाद ही उपचार का प्रभाव और आपके शरीर के जीवन देने वाला महत्वपूर्ण पदार्थ अकेले मात्र बहुत अधिक मात्रा में अकेले फल के पास पहुंचता है। जैसा कि हम प्रकृति को जंगली या नेचुरल वाइल्ड्स कहते हैं, पर प्रकृति वास्तव में जंगली नहीं है। यह सिर्फ आपके लिए अपरिचित है। यह प्रकृति की महानता है कि उसके मौजूद कोई पौधे जो हमारी हर तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मेरा मतलब है सभी मौजूदा बीमारियां इन पौधों में सिर्फ इसी उद्देश्य से ही प्रकृति द्वारा बनाया गया है। लेकिन मानव ने प्रकृति की इस महानता को पहचानने की क्षमता लगभग खो दिया है। मैंने एनेस्थीसिया को बताया, हमारे पास पहले से ही कई विशेष औषधालय हैं जो जड़ी बूटियों की जानकारी रखती हैं। मानव उपचार के लिए और भी कई चिकित्सक हैं जो जड़ी बूटी विज्ञान में विशेषता रखते हुए उसे अपना पैसा बनाए हुए हैं और उपचार करते हैं। एनेस्थीसिया ने जवाब दिया, मुख्य चिकित्सक आपका अपना शरीर है जो शुरू से ही यह जानने की क्षमता के साथ संपन्न है किस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कब, कैसे खाना चाहिए और कैसे सांस लेना चाहिए। यह इतना सक्षम है कि कोई भी बीमारी बाहर प्रकट होने से पहले ही इसे दूर कर देता है और कोई भी आपके शरीर की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि यह आपका निजी चिकित्सक है जो भगवान द्वारा आपको भेंट दी गई है सिर्फ आपके लिए। मैं आपको बताऊंगी किस तरह आप इस अवसर का लाभ ले सकते हैं आपके फायदे के लिए। आप अपने बगीचे के भूखंड के पौधों के साथ संबंध बनाएं, वे आपकी देखभाल करेंगे और आपका इलाज करेंगे, उसका सही निदान करेंगे। वे विशेष रूप से आपके लिए वे दवाइयाँ तैयार करेंगे जो सिर्फ आपके लिए प्रभावी होगी और सिर्फ आपके लिए बनाई होगी। अब तक के लिए इतना दोस्तों आपने देखा किस तरह सिर्फ हम प्रकृति से संवाद करके हम अपने बहुत सारी शारीरिक बीमारियों से लड़ सकते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी, आप लोग इस प्रक्रिया को अपने घरों में करके देखें। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।